बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे जी हमारा जो पीपीएससी बैच 3 का लेक्चर है, हमारा एरिक एरिक्सन की थ्योरी को आज हमने देखना है। उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। स्टार्ट करेंगे एरिक एरिक्सन को और इसकी आज बायोग्राफी को देखेंगे हम। स्टार्ट करते हैं जी। थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। थोड़ा सा वो कहते हैं तमहीद बांध लेते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे बढ़ने में आपका एक माइंडसेट बन जाए। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसका आपको एक ग्राउंड बनाना होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी होती है। खासतौर पर अगर आप लेक्चर देना चाहते हैं या कोई लेसन पढ़ाना चाहते हैं तो उसको आपको पहले इंट्रोडक्शन देना होगा, उसका एक ओवरव्यू देना होता है, उसको उसकी तमहीद बांधनी होती है, डॉट से डॉट जोड़ना जोड़ना होता है, ताकि वो थोड़ा सा ना माइंडसेट डेवलप हो जाए, फिर उसको समझने में आसानी हो जाती है। तो लाइफ स्पैन अप्रोच, इसकी थ्योरी को बेसिकली लाइफ स्पैन अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी थ्योरी में और दूसरों की थ्योरी में डिफरेंस क्या था। मोस्ट मोस्ट जी जी, मोस्ट पर्सनैलिटी थेरिस्ट डिवोट सम अटेंशन टू द वे आवर पर्सनैलिटीज डेवलप ओवर टाइम। जो जितने भी थ्योरिस्ट हैं, पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट हैं, सब ने ही किसी ना किसी वे में ये हमें बताया है कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है। दे डिफर हाउ एवर अबाउट द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच दे बिलीव पर्सनैलिटी कंटिन्यूज टू ग्रो एंड चेंज। सबने चूंकि इस पर फोकस किया है कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही होती है, लेकिन सब में कोई ना कोई डिफरेंस है। किसी मतलब सबकी जो अप्रोच है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ना कोई डिफरेंस आता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉइड रोट द पर्सनैलिटी इवॉल्व ओनली अप टू द एज ऑफ 5। अब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, ये डेवलप हो जाती है 5 साल की उम्र तक, ठीक है। 5 साल की एज तक हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। योंग इन कंट्रास्ट, उसके बरअक्स जो कॉल योंग है, उन्होंने क्या बोला, आर्ग्यू दैट मिडिल एज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द चेंज। जो मिडिल एज होती है यानी कि 30 to 40, वो वाली इंपॉर्टेंट होती है चेंज के लिए, ठीक है। एडलर एंड हॉर्नी आर अग्रीड दैट पर्सनैलिटी में कीप ऑन चेंजिंग वेल बियॉन्ड चाइल्डहुड। कैरन हॉर्नी ने, एडलर और कैरन हॉर्नी ने बोला कि हमारी जो है वो चाइल्डहुड के बाद भी डेवलप होती है, ठीक है, बाद भी होती है। हॉर्नी और बोला द लाइफ स्पैन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेड हियर बाय द वर्क ऑफ एरिक एरिक्सन। जो लाइफ स्पैन अप्रोच एरिक एरिक्सन ने दी है, ठीक है, फोकसेस ऑन इट्स ओवर द इंटायर लाइफ स्पैन। ये बात करता है हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, यानी कि तमाम उम्र हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। हिज थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर एंड ग्रोथ थ्रू 8 स्टेजेस थ्रू बताया है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है। इसने जो दूसरे थ्योरिस्ट हैं उन्होंने जैसे कि सिगमंड फ्रायड है, उन्होंने मतलब कि तमाम लाइफ को कवर नहीं किया, ठीक है। इसने बताया है तमाम लाइफ को कवर करके बर्थ टू डेथ, मतलब कि तमाम जो एजेस हैं उनको स्टेजेस में डिवाइड करके बताया कि किस एज में क्या चेंज आ रहा होता है। Erickson believed that all aspects of personality could be explained in terms of individual crises or turning points you must face and resolve at each of these development। इसने बताया कि हम जो होते हैं इंडिविजुअल क्राइसिस फील कर रहे होते हैं हर चीज पर, और टर्निंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट मतलब जो हमारा क्राइसिस होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है, हम फेस करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। अब थोड़ा सा एरिक एरिक्सन को देख लेते हैं। ये इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू था। एरिक एरिक्सन, द वर्क ऑफ एरिक एरिक्सन हैज had a profound influence on psychoanalysis as well as a general culture। इसने ना सिर्फ साइकोएनालिसिस पर अपना असर छोड़ा बल्कि जनरल कल्चर पर भी अपना असर छोड़ा। His book were best sellers and his picture appeared on the covers of Newsweek and the New York Times magazine। इसकी जो तस्वीर, मतलब कि इसको इसको अहम किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस मिली। अनयूजुअल रिकग्निशन फॉर पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट, पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट के तौर पर इसको बहुत इसको रिकग्निशन मिली, पहचान मिली, बहुत सराहा गया इसको। एंड ही अचीव्ड दिस हाई लेवल ऑफ प्रोमिनेंस विदाउट एवर अर्निंग a यूनिवर्सिटी डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। इसके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि इसके पास कोई डिग्री नहीं थी, इसके बावजूद इसने इतना अच्छा काम किया है, यानी कि इसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी इसकी। ट्रेंड इन द फ्राइडियन ट्रेडिशन बाय फ्राइड्स डॉटर एना फ्राइड।
इसको ट्रेन किया था, इसने साथ काम किया था एना फ्राइड के, ठीक है, एना फ्राइड ने इसको ट्रेन किया था, यानी कि इसने ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ काम करना शुरू हो गया, तो उस वहां से इसकी अपनी अप्रोच भी डेवलप होना शुरू हो गई, इसने अपनी सोच भी डेवलप की, फिर अपनी थ्योरी डेवलप की। एरिक्सन डेवलप्ड एन अप्रोच टू पर्सनैलिटी दैट broadened the scope of Freud's work while maintaining its core। अब इसने जो थ्योरी दी है ना, जो एरिक एरिक्सन, हम ये नहीं कह सकते कि इसने बिल्कुल उससे डिफरेंट थ्योरी दी है, इसने उसकी थ्योरी को एक्सटेंड किया है। एरिक एरिक्सन ने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को एक्सटेंड किया है, ना कि चेंज किया है, ठीक है। वो कहते हैं उसकी जो कोर है ना, या उसका जो मेजर कॉन्सेप्ट था, ठीक है, उसको कायम रखा और इसने उसको एक्सटेंड कर दिया। Although he offered significant innovations, his ties to Freudian positions were strong। इसकी जो मतलब के सिग्निफिकेंट जो इनोवेशंस थी, नई चीजें इसने दरियाफ्त की, और इसकी जो पोजीशन थी स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू सिगमंड फ्राइड। साइकोएनालिसिस इज ऑलवेज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन इसका ये मानना था कि जो साइकोएनालिसिस है ना, वहीं से आगाज हुआ था, जो भी इनोवेशन हुई है या जो भी डिस्कवरी हुई है मेरी तरफ से, या जो भी मैंने काम किया है, उसका आगाज जो है इनफैक्ट साइकोएनालिसिस से ही हुआ है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट मुझे साइकोएनालिसिस से, आइडिया मुझे इसी से मिला। एरिक्सन पब्लिकली डिफाइंड हिमसेल्फ एज अ लॉयल फ्राइडियन, ये खुद को लॉयल फ्राइडियन कहता था, ठीक है, कि मैं बेसिकली फ्राइडियन ही हूँ। इवन एज ही डिपार्टेड सब्सटेंशियली फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स साइकोएनालिटिक थ्योरी, इवन अगरचे वो कहते हैं कि उससे अलग भी हो गया था, जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उससे अलग होकर इसने अपनी थ्योरी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये कहता था कि मैं फ्राइडियन हूँ, आई एम अ फ्राइडियन, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पर इनका जो डिसएग्रीमेंट हुआ था। He elaborated on Freud's stages of development, suggesting that the personality continues to develop over the entire lifespan। सिगमंड फ्राइड ने बोला था कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है 5 साल की एज तक, लेकिन इसने बोला कि तमाम उम्र जारी रहती है। He placed greater emphasis on the ego। इसने ईगो पर बात की थी, जबकि सिगमंड फ्राइड ने इड पर ज्यादा फोकस किया था। ये ईगो की बात करता है। इन एरिक्सन्स व्यू द ईगो इज एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। ये इंडिपेंडेंट पार्ट होती है हमारे पर्सनैलिटी की। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आर सबसर्विएंट टू द इड। ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। एज फ्राइड हैड सेड, जैसे कि फ्राइड ने बोला था, ठीक है, कि हमारी जो इड होती है वही चीजों को ड्राइव कर रही होती है। उसके बाद ही रिकॉग्नाइज्ड he recognized the impact on personality of cultural and historical forces। इसकी जो थ्योरी है ना, उसको बेसिकली बोला जाता है साइकोसोशल थ्योरी। इसका कहना था कि हमारी जो पर्सनैलिटी पर कल्चर और हमारी हिस्ट्री जो होती है, हिस्टोरिकल फोर्सेस या हिस्ट्री कह सकते हैं, या हमारा बैकग्राउंड होता है, वो भी इम्पैक्ट कर रहा होता है हमारी पर्सनैलिटी पर। ही आर्ग्यू दैट वी आर नॉट गवर्नड इंटायरली बाय इनेट बायोलॉजिकल फोर्सेस फैक्टर्स एट वर्क इन चाइल्डहुड। इसका कहना था कि हम टोटली तौर पर हमारी जो इनेट बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या चाइल्डहुड होता है, उससे ही हम मतलब कि ड्राइव नहीं हो रहे होते या उससे ही कंट्रोल नहीं हो रहे होते। ऑल्दो दे आर इंपॉर्टेंट, अगरचे वो इंपॉर्टेंट हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। वो पर्सनैलिटी की एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देते। वो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देते। इसके 3 पॉइंट्स है जिन पर इसने डिसएग्री किया था। एक तो ये कि उसने बोला था कि ये 5 साल में डेवलप हो जाती है पर्सनैलिटी, इसने बोला था पूरी जिंदगी जारी रहती है। एरिक्सन ने ईगो पर फोकस किया था, जबकि फ्राइड ने इड पर। और इसका कहना था कि मतलब हमारी जो सोसाइटी और हमारा कल्चर होता है वो हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। हमारी बायोलॉजिकल फैक्टर्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना उसने बोला था। कहता है कि वो इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। अब देख लेते हैं जी इसकी बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी देख लेते हैं एरिक एरिक्सन की। और पर्सनल आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत सारे थ्योरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनैलिटी थ्योरी दी है, तो उन्होंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ के जो क्राइसिस हैं या अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा, समझा और उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उन्होंने थ्योरी डेवलप की है। तो उनमें से एक एरिक एरिक्सन भी हैं। देखते हैं किस तरह से इन्होंने थ्योरी डेवलप की है। It is not surprising that the theorist who gave us the concept of the identity crisis experienced several of the same kind of crises of his own, which he was never able over his lifetime to resolve। वो कहता है कि ये हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं है कि जिस बंदे ने हमें जो थ्योरी दी है
वो क्राइसिस वाली कॉन्सेप्ट दिया है। वो खुद भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे क्राइसिस में गुजरा है, बहुत सारे क्राइसिस को उसने देखा है, ठीक है। ही वॉज नेवर एबल ओवर हिज लाइफ टाइम टू रिजॉल्व, वो अपनी मतलब उसको रिजॉल्व नहीं कर पाया। एरिक्सन वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, जर्मनी में ये पैदा हुआ था, ठीक है। His Danish mother from a wealthy Jewish family had married several years earlier, but her husband disappeared within hours of the wedding. मतलब कि उसने शादी की थी और उसके जो फादर उनको छोड़ के चले गए थे। She became pregnant by another man and was sent to Germany to give birth in order to avoid the social disgrace of having a child out of वेडलॉक। फिर मतलब कि चूंकि इन लोगों में चलता है कि फिर उसके रिलेशन किसी और के साथ डेवलप हुए तो वो प्रेग्नेंट होगी, उस बच्चे को जन्म देने के लिए वो कहीं और चलेगी ताकि वो सोसाइटी उसको बुरा ना कहे। डिस्पाइट हिज प्लेडिंग टू हर फॉर इयर्स शी नेवर टोल्ड हर सन हु हिज फादर वाज। अब मतलब कि उसने काफी साल तक उसको नहीं बताया कि उसका फादर कौन है। शी रिमेन्ड इन जर्मनी आफ्टर द बेबी वाज बोर्न एंड मैरिड डॉक्टर थ्यूडर होमबर्गर। उसने फिर जर्मनी के अंदर डॉक्टर थ्यूडर होमबर्गर के साथ शादी की, जो कि इन्फेंट्स का, अब कह सकते हैं बच्चों का मॉलेज था, डॉक्टर था। Eric did not know for some years that Homburger was not his biological father and said that he grew up unsure of his name and psychological identity. उसको बहुत सालों तक तो पता ही नहीं चला कि उसका जो फादर, ये जो होमबर्गर है, वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, ठीक है। That and said that he grew up unsure of his name and psychological identity. वो अपनी आइडेंटिटी और नाम के कंफ्यूजन में ही उसने जिंदगी गुजारी कुछ अर्सा। He kept the surname Homburger until age 37 when he became a US citizen. And उसने फिर अपना जो सरनेम था ना, वो अपने उसी फादर के जो उसके जो फादर थे होमबर्गर, उसी के नाम पर रखा, ठीक है। बाद में उन्होंने चेंज कर लिया था जब वो मतलब सिटीजन बने यूएस के, फिर उन्होंने रखा एरिक होमबर्गर एरिक्सन अपना नाम। अनदर क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी अकर्ड। अब ये देखें वो किस तरह से उसको क्राइसिस का सामना करना पड़ा। उसको अपने नाम के बारे में भी कंफ्यूजन है, अपने फादर के बारे में भी कंफ्यूजन है, अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में भी, मतलब वो देखना चाह रहा है कि मेरी पहचान क्या है, को पहचान का नहीं पता चल रहा है, किस नाम से जाना जाऊं, किस तरह से मैं खुद को देखूं। Another crisis of identity occurred when Eric started school. जब वो स्कूल गया तो उस वक्त भी उसको एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। कैसे? Despite his Danish percentage, he considered himself German. चूंकि वो डैनिश भी मतलब किसी हद तक था, लेकिन उसको जर्मन समझा जाता था, वो खुद को जर्मन समझता था। बट हिज जर्मन क्लासमेट्स रिजेक्टेड हिम बिकॉज, अब जर्मन क्लासमेट्स ने उनको उसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज हिज मदर एंड स्टेप फादर वर ज्यूइश, क्योंकि उसके मदर और फादर क्या थे, ज्यूइश थे। His Jewish classmates rejected him because he was tall and blonde and had Aryan facial features. अब जो Jewish थे, क्योंकि उसके फादर और मदर Jewish थे, अब जो उसके Jewish क्लास फेलोज थे उन्होंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो Jewish की तरह लगता ही नहीं था, ठीक है, Jewish की तरह लगता ही नहीं था। अब ये देखिए यहाँ पर गड़बड़ आ रही है। मदर और फादर क्या है, ज्यूइश हैं, और वो जो अब जिसका बेसिकली जो इसके एक्चुअल फादर है, जिसके साथ इसकी मदर के रिलेशन थे, वो पता नहीं कौन था। तो इस वजह से गड़बड़ आ रही है। अब देखें किस तरह से हालात ऐसे बन गए हैं कि वो उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है, उसको समझ नहीं आ रही कि मैं मतलब मेरी पहचान क्या है। जिधर भी जाता है उसको रिजेक्शन मिल रही है, तो ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस। He earned only mediocre grades, but he showed some talent of art. मतलब उसने इतना अच्छा नहीं था लेकिन आर्ट्स में ठीक था। After graduating from high school, he used the ability to try to establish an identity. ग्रेजुएशन के बाद उसने कोशिश की अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने की। उसके बाद ड्रॉपिंग आउट ऑफ अ सोसाइटी, इसको देखते हैं, मतलब सोसाइटी से ड्रॉप होना, या देखते हैं कि सोसाइटी से किस तरह से इसको प्रॉब्लम हुई सोसाइटी में। एरिक्सन ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कन्वेंशनल सोसाइटी एंड ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन यूरोप। मतलब सोसाइटी में भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर वो चला गया यूरोप। रीडिंग रिकॉर्डिंग हिज थॉट्स इन अ नोटबुक, वो ये सारी चीजें लिखता जा रहा था, ठीक है। अब ये देखिए कैसे ये बेस बन रही है थ्योरी को डेवलप करने की। एंड ऑब्जर्विंग लाइफ अराउंड हिम, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा था। He described him as a morbidly sensitive and neurotic. खुद को उसने सेंसिटिव और न्यूरोटिक बोला, थोड़ा सा साइकोटिक भी समझता था थॉट को। Many years later one of his daughter wrote, काफी सालों बाद उसकी एक डॉटर ने लिखा उसके बारे में। क्या लिखा? My father suffered terribly from the sense that his real father had abandoned him and had never cared to know him.
मतलब उस लिखा कि वो उस चीज का उसको बड़ा दुख था कि उसके फादर उसको छोड़ के चले गए और बाद में उनको पूछा भी नहीं। ही स्ट्रगल्ड विद डिप्रेसिव टेंडेंसी ऑल हिज लाइफ, उसने डिप्रेसिव टेंडेंसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारी, ठीक है। हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ अबैंडनमेंट एंड रिजेक्शन हैड लेफ्ट हिम प्लेग्ड विद सेल्फ डाउट। जो उसको रिजेक्शन मिल रही थी, अब वो सेल्फ डाउट में रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब उसको रिजेक्शन जो मिल रही थी उस वजह से ही फेल्ट डीपली इनसिक्योर एंड अनश्योर ऑफ हिज फूटिंग। मतलब उसको एक तो इनसिक्योरिटी फील होती थी और अपनी बारे में वो कोई श्योर नहीं था अपनी पहचान के बारे में। ही क्रेव्ड कांस्टेंट सपोर्ट, गाइडेंस एंड रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर्स। वो दूसरों से सपोर्ट और गाइडेंस और रीअश्योरेंस की बात मतलब कि मानने की कोशिश करता था, या आप कह सकते चाहता था। बेसिकली उसकी ख्वाहिश थी कि दूसरे उसकी केयर करें, सपोर्ट करें, उसको माने, ठीक है, उसको अहमियत दें। Erickson studied at two art schools and had his work exhibited at an art gallery in Munich, but each time he left formal training to continue his wandering. He searched for identity. मतलब उसने आर्ट स्कूल ज्वाइन की लेकिन वो आइडेंटिटी की तलाश में लगा रहा, ठीक है। Later when discussing his concept of the identity crisis, he wrote, "No doubt my best friends will insist." अब वो आइडेंटिटी की तलाश में था, ठीक है। तो अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ना आइडेंटिटी क्राइसिस वाला, उसके फ्रेंड्स ने उसको बोला कि इसको कोई ना कोई नाम दे दो यार अपने इस कॉन्सेप्ट को। इंसिस्ट दैट आई नीडेड टू नेम दिस क्राइसिस एंड टू सी इट इन एवरीबॉडी एल्स इन ऑर्डर टू रियली कम टू टर्म्स विद इट। वो कहता है कि इसको कोई ना कोई नाम दो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कोई ना कोई इसकी पहचान दो और दूसरों में इसको तलाश करो, ठीक है, दूसरों में भी इसको देखो और फिर देखो कि कैसे ये प्रोसेस करता है और किस तरह से ये चीजें होती हैं, ताकि आप अपनी आइडेंटिटी को तलाश कर सको और अपने आप को सेटिस्फाई कर सको, ठीक है। दोस्तों ने इसको ये मशवरा दिया। अच्छा, उसके बाद एज विद मैनी पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट वी कैन सी अ क्लोज correspondence between Erickson's life experiences, particularly in childhood and adolescence. The personality theory he developed as an adult. A biographer noted that what Erickson saw and felt happening to himself. फ्रॉइड एग्जामिनेशन ऑफ, अब वही वाली बात आ रही है कि इसकी जो स्टोरी है बहुत से जो थ्योरिस्ट हैं उनके साथ मिलती जुलती है कि उन्होंने भी अपनी जो लाइफ को एक्सपीरियंस किया था, लाइफ को ऑब्जर्व किया था, ठीक है, एनालाइज किया था और थ्योरी डेवलप की थी। बिल्कुल उसी तरह से इसने भी ऐसा ही किया। became the research that enabled a flow of ideas, articles about books। मतलब कि अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया तो बहुत से आइडियाज निकले, बहुत सी रिसर्चेस के दरवाजे खुले, आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह डेवलप हुए, ठीक है, अपनी जो लाइफ को देख के, ठीक है। तो ये वाली बात तो वही जो ऊपर हमने बात की है कि बहुत से लोगों के साथ इसकी जो स्टोरी है वो मिलती जुलती है। बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को देखते हुए ही बहुत सारा काम किया है, बहुत सी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अच्छा, बिकमिंग अ फ्राइडियन, अब आते हैं कि ये फ्राइड के पास कैसे पहुंचा। At the age of 25, Erickson received an offer to teach at a small school in Vienna that had been established for children of Sigmund Freud, patient and friends। अब ये वाला जो है उसको 25 साल की एज में उसको ऑफर मिली कि आप इस स्कूल में आके पढ़ाओ, जो कि सिगमंड फ्राइड की तरफ से बनाया गया था उसके पेशेंट्स और फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, फ्राइड्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सिगमंड फ्राइड पेशेंट, सॉरी, जो सिगमंड फ्राइड के पेशेंट्स थे और उसके जो फ्रेंड्स थे ना, उनके बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया गया था उसमें इसको पढ़ाने की ऑफर मिली। फ्राइड वाज अट्रैक्टिंग पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो मतलब तमाम दुनिया से पेशेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा था। बीइंग वेल्दी दे मूव टू वियना विद देयर फैमिलीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर साइकोएनालिसिस। वो मतलब साइकोएनालिसिस के सिलसिले में फिर वियना शिफ्ट हो गए, ठीक है। एरिक्सन लेटर कन्फेस्ड दैट ही वाज ड्रॉन टू फ्रॉइड इन पार्ट बिकॉज ऑफ हिज सर्च फॉर अ फादर। मतलब वो कहता है कि एरिक्सन लेटर उसने बाद में ये कन्फेस किया, ये माना, he was drawn to Freud in part because of his search for father. It was then the Erickson professional career began and that he felt he had finally found an identity। Sorry। अब वो क्या उसने ये मतलब कि उसने ये बाद में कन्फेस किया इस बात का, उसने इस बात को माना कि क्योंकि वो अपने फादर की तलाश में था, तो उसको जब वो फ्राइड के पास पहुंचा तो उसको लगा कि शायद अब मेरी जो है ना तलाश खत्म हो गई। इट वाज देन द इरेक्शन प्रोफेशनल करियर बिगेन। यहाँ पर उसका प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ और यहाँ पर उसको फाइनली ये महसूस हुआ कि उसको आइडेंटिटी मिल गई है। फ्राइड के पास जब वो आया तो उसको ये महसूस हुआ।
ही ट्रेन साइकोएनालिसिस एंड वाज एनालाइज्ड बाय एना फ्राइड। एना फ्राइड ने उसको ना सिर्फ ट्रेन किया बल्कि उसको एनालाइज भी किया, ठीक है। द एनालिटिक सेशंस वर हेल्ड ऑलमोस्ट डेली फॉर 3 years। हर रोज उसके सेशन होते थे, 3 साल तक ये चलते रहे, और ये $7 पर मंथ के हिसाब से चलते थे। हम तो अगर सेशन लेते हैं तो हम कहते हैं जी हफ्ते में एक सेशन कर लो और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बाज लोग तो, पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि एक सेशन दो और हमारा मसला हल कर दो। ये हर रोज सेशन होता रहा उसका, उसके जो प्रॉब्लम्स थी ना उसको रिजॉल्व करने के लिए, और 3 साल तक चलता रहा, ठीक है। तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। एना फ्राइड अनलाइक हर फादर वाज इंटरेस्टेड। अब जो एना फ्राइड थी, हमने पहले भी पढ़ा है कि वो फादर के उलट बरअक्स वो साइकोएनालिसिस, बच्चों के साइकोएनालिसिस में इंटरेस्टेड थी। उसने बच्चों के साइकोएनालिसिस पर काम किया। हर इन्फ्लुएंस प्लस एरिक्सन ऑन क्लासरूम टीचिंग एक्सपीरियंसेस मेड हिम अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी एंड लेड हिम टू आल्सो फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये जो इसका एक्सपीरियंस था ना उसके साथ, एना फ्राइड के साथ, और क्लासरूम एक्सपीरियंस के साथ, इसने ये नोट किया कि जो डेवलपमेंट है ना उस पर सोशल इन्फ्लुएंस या इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट और या सोशल इन्फ्लुएंस होता है वो भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो इसने फिर इस चीज का माइंडसेट बनाया, उसको ऑब्जर्व किया। आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज प्रोग्राम ऑफ स्टडी ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द वियना साइको एनालिटिक इंस्टीट्यूट। फिर वो इसका इस इंस्टीट्यूट का बन गया अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको मतलब कि आइडिया मिल गया था जब इसने एना फ्राइड के साथ काम किया और क्लासरूम में इसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो इसने देखा कि इन्वायरमेंट भी हमारी पर्सनैलिटी पर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। अच्छा, 3 marriages एंड अ स्टेबल फाउंडेशन। In 1929, at a masquerade ball in Vienna, Erikson met John Sarson, a Canadian-born artist and dancer who had been analyzed by one of Freud's disciples. ये एक औरत थी जिसने, मतलब कि जिसको एनालाइज किया गया था, यानी कि फ्राइड की क्लाइंट थी। They fell in love, but when she became pregnant, Erikson, अब मतलब कि वो उनका अफेयर चला और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसको उसने रिफ्यूज कर दिया एरिक्सन ने कि मैं शादी नहीं करूंगा, इस वजह से कि वो समझता था कि इसके जो फादर है ना वो नहीं मानेंगे। मतलब कि ये जो लड़की थी ये ज्यूइश नहीं थी, तो वो कहता था कि वो नहीं इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ओनली द इन अच्छा उसके बाद ओनली अ बायोग्राफर, ओनली द इंटरसेशन ऑफ फ्रेंड्स परस्यूटेड। बाद में इसके फ्रेंड्स ने इसको समझाया कि खुदा के बंदे, अगर तू भी ऐसा करेगा तो वो तुम अपने फादर की तरह कर रहा है, ठीक है। अपने फादर की तरह ना करो, और अपने जिस तरह से वो छोड़ के चले गए थे वैसे ना करो, अदरवाइज आप वही वाला जो है ट्रेंड चला दोगे या वही वाला आप कर दोगे, ठीक है। और इसी तरह से वो भी फिर उसके बच्चे भी उसकी आइडेंटिटी के लिए मतलब कि भागते फिरेंगे और आइडेंटिटी को तलाश करते फिरेंगे, जैसे आप करते फिर रहे हो या आप करते फिर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ी सी अकल आई और उसने फिर उससे शादी की। A biographer remarked that the wedding was both a comedy of errors and mockery of the strict Jewish customs followed। मतलब ये कहते हैं कि वहां पर जो इसकी शादी थी वहां पर बड़ा शुगर लगा। जॉन abandoned her own career to become Erickson's lifelong पार्टनर एंड एडिटर। मतलब उसकी जो बीवी थी उसने बहुत ही, मतलब उसको क्या किया, सपोर्ट किया, बहुत ही सपोर्ट किया, और उसको हेल्प की कि उसकी पर्सनैलिटी पर जो थ्योरी है डेवलप हो। She provided a stable social and emotional foundation for his life and helped him develop his approach to personality. Erickson's half sister commented that he would have been nothing without John। उसने फिर ये बात बताई, उसकी सिस्टर का कहना था कि वो कुछ ना होता अपनी वाइफ के बगैर। मतलब कि आपको अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो आपका बहुत सारी चीज़ें, आपका बहुत सारे मामलात हल होते चले जाते हैं और आसान हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चूंकि इसके अंदर एक ही मैरिज बोली गई है तो 3 marriages, पता नहीं क्यों लिखा है यार। मैरिज एंड स्टेबल लाइफ, 3 marriages का यहाँ पर जिक्र नहीं है तो हम मैरिज करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। बाद में फिर वो अमेरिका वापस आ गया। बाद में अमेरिका वापस आया 1933 के अंदर। एरिक्सन इमिग्रेटेड टू डेनमार्क एंड देन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, सेटिंग इन द बोस्टन। बाद में मतलब आ गया और उसने फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करने के लिए उसने दाखिला लिया पीएचडी करने के लिए, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में फेल हो गया और वो पीएचडी नहीं कर सका।
ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल में भी उसको जॉब उसने की। ठीक है, उसके बाद इन 1933 व्हेन नो एकेडमिक डिग्री ही वाज इनवाइटेड, 1936 के अंदर उसको येल यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिलेशंस एट येल यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसको इनवाइट किया गया। ठीक है, हालांकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। वेयर ही टॉट इन द मेडिकल स्कूल एंड कंटिन्यूड हिज साइको एनालिटिक वर्क विद चिल्ड्रन, वहां पर उसको पढ़ाने का कहा गया और उसने अपनी क्या किया, स्टडी को मतलब जारी रखा, अपने जो थ्योरी की स्टडी थी। एरिक्सन and a Yale anthropologist collaborated on a study of the child rearing practices of South Dakota's Sioux Indians. This research reinforced his belief in the influence of the culture on childhood. अब यहाँ पर देखिए ना कैसे डॉट से डॉट जुड़ रहा है कि उसको, उसने जो काम किया उसके अंदर उसको सबूत मिलते जा रहे थे, और उसकी जो थ्योरी डेवलप करनी थी उसने, उसमें उसको एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं रीजन मिलती जा रही थी कि वाकई हमारी जो सोसाइटी या एनवायरनमेंट है इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। Erickson continued to expand on his ideas at the Institute of Human Development of the University of California at Berkeley. Unlike many psychoanalysts, Erickson wanted his clinical experiences to be as broad as possible, so he looked for the patient from diverse cultures. वो मतलब अपनी थ्योरी को एक अच्छी थ्योरी बनाना चाहता था, इन्फ्लुएंशियल बनाना चाहता था थ्योरी को, इसलिए वो डिफरेंट कल्चर्स के पेशेंट्स को देखता था, एंड सायर दोज ही कंसीडर्ड नॉर्मल एज वेल एज दोज हु वर इमोशनली डिस्टर्ब। वो नॉर्मल लोगों को भी देखता था और इसके साथ साथ इमोशनली डिस्टर्ब लोगों को भी कंसीडर करता था। यानी कि उसने यहाँ पर डिफरेंट स्टडीज की, डिफरेंट लोगों को देखा, पेशेंट को स्टडी किया अपनी थ्योरी डेवलप करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है जी इसकी लास्ट जो हेडिंग है वो है ऑनर्स एंड एक्कोलेड्स बट नो आइडेंटिटी। अब मतलब यहाँ पर ये बताया जाएगा इस पैराग्राफ के अंदर कि वो बहुत फेमस था, उसको बहुत ऑनर भी मिला, लेकिन डिफरेंट अवार्ड्स भी मिलते रहे, उसको पहचान भी मिलती रही, लेकिन आइडेंटिटी का फिर भी उसको इशू रहा। In his observations of American Indians in South Dakota and in California, Erickson noted certain psychological symptoms that could not be explained by orthodox Freudian theory. कुछ concepts उसने देखे, कुछ symptoms देखे कि जिसको फ्राइड की थ्योरी के अंदर जो है नहीं बयान किया गया। The symptoms appear to be related to a sense of alienation from cultural traditions and अब ये देखिए यहाँ पर alienation की बात, sense of alienation यानी कि separate होना, and resulted in the lack of a clear self image or self identity। ठीक है, इसने ये जाना कि ये वाली चीजें वहां पर नहीं बयान की गई, यानी कि सिगमंड फ्रायड की तरफ से साइकोएनालिसिस के अंदर। दिस फिनोमेना व्हिच एरिक्सन इनिशियली कॉल्ड आइडेंटिटी कंफ्यूजन वाज सिमिलर टू द कंडीशन ही वाज ऑब्जर्व्ड अमंग इमोशनली डिस्टर्ब्ड वेटरन्स आफ्टर। यही वाले जो कॉन्सेप्ट था उसने वर्ल्ड वार के बाद वहां मतलब कि वर्ल्ड वार के बाद लोगों में देखे थे। एरिक्सन सजेस्टेड दैट दोज मेन वर नॉट सफरिंग फ्रॉम रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स बट रादर फ्रॉम द कंफ्यूजन ब्रॉट अबाउट बाय ट्रॉमेटिक वार एक्सपीरियंसेस। वो समझता रहा कि ये वाले जो हैं चीजें वो रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है ये प्रॉब्लम, बल्कि वो जो उनका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है ना वार वाला, जंग वाला, उसकी वजह से है। एंड बाय बीइंग टेम्परेरली अप्रूटेड फ्रॉम देयर कल्चर, और कल्चर से अलग की वजह से भी है। ही हैड described the veterans situation as a confusion of identity about whom and what they were। अब वो कहता है कि इन लोगों की जो है ये जो हालत थी ना, ये सिचुएशन थी, इसमें था कि आइडेंटिटी का इशू आ रहा था। इन 1950 एरिक्सन जॉइंड द ऑस्टन रिग सेंटर इन स्टॉकब्रिज मैनचेस्टर मैसाचुसेट्स व्हिच वाज अ ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉर इमोशनली डिस्टर्ब्ड। उसने ये मतलब कि इस इदारे को ज्वाइन किया, ठीक है, 1950 के अंदर। 10 years later, he returned to Harvard to teach a graduate seminar and a popular undergraduate course on the human life cycle, retiring in 1970 के अंदर वो रिटायर हो गया, ठीक है। At the age of 84, Erickson published a book about old age। 84 के एज में उसने बुक पब्लिश की। Even after a lifetime of accomplishments, honors and accolades, however, his daughter wrote that he still felt disappointed with what he had achieved। वो disappointed था कि जो भी उसने achieve किया था, it was still a source of shame to this celebrated man that he had been an illegitimate child। ये बात उसको हमेशा ही परेशान करती रही या उसको चुभती रही कि वो एक नाजायज बच्चा है।
ये बात उसको हमेशा ही परेशान करती रही। जितनी मर्जी उसको मतलब जितनी मर्जी उसको पहचान मिल गई, जितनी मर्जी उसको अवार्ड्स मिल गए, जितना मर्जी उसको ऑनर मिला, इसके बावजूद वो इस चीज को ना भुला पाया कि वो एक नाजायज बच्चा है। क्यों? यहीं से उसका जो आइडेंटिटी क्राइसिस वाला कॉन्सेप्ट रेज हुआ था ना, जो इसने दिया है, तो जिसको हम उसकी जो स्टेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर कोई समझ ना आई हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।